capital structure. So yesterday, acha, do you have the material that ma'am sent, PDF format? हाँ सर, मिला है. So can you open the capital structure chapter? Please open it. Have you opened? Hello. हाँ सर, ढूंढ रहा है, मिल गया कैपिटल स्ट्रक्चर. Capital structure mein yesterday we discussed a few things. We discussed like just wait. We discussed the meaning of capital structure, then features of an appropriate capital structure, then optimum capital structure. Capital structure is basically ये होता है कि आपको फर्म में या कंपनी में या बिजनेस में कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए. जैसे आप एमबीए में क्लास करते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी है, ऑफलाइन क्लास भी है. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द क्लास, राइट. सो फ्रॉम द बिजनेस perspective, when you are owning a business and for raising the funds you need to take a decision. As a finance manager you need to take decision कि आपके बिजनेस में कितना कैपिटल होना चाहिए और कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. इक्विटी से होना चाहिए या डेट से होना चाहिए. सुन रहे हैं बात मेरी आप? हाँ सर, सुनाई दे रहा है. हाँ, तो डेट मतलब हो गया कि लोन हो सकता है, आपको डिवेंचर हो सकता है, शेयर में इक्विटी शेयर हो सकता है. तो कहाँ से हम फंड को जुगाड़ करें, कैसे जुगाड़ करें ताकि हमारा कम से कम कॉस्ट में फंड आ सके और उसको हम बिजनेस में कैसे इफेक्टिव यूटिलाइज करें ताकि शेयर होल्डर्स या जिसने भी पैसा दिया है या हमारा अर्निंग जो है, प्रॉफिट हमारा कैसे ज्यादा से ज्यादा हो. सो मिनिमाइज, अगेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स. तो ये है, उसका बहुत सारा चीज थ्योरी है. इसका एक इक्वेशन होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. यू हैव डन ग्रेजुएशन इन व्हिच स्ट्रीम, प्रियोतोष? हेलो. यस सर. यस सर. You have done graduation in which stream? BCom, commerce और नहीं साइंस? सर, बीबीए में ग्रेजुएशन किया है. बीबीए में किया है तो आप तो फाइनेंस पढ़े होंगे, बीबीए में हाँ अकाउंट्स सर, भी पढ़े था, होंगे, फाइनेंस था. था ना जी. हाँ तो सर. यही है कि आपको अब देखिए, अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुआ. अभी मान लीजिए आप लोन लेते हैं, आप बिजनेस चला रहे हैं. सपोज आपका कुछ भी एक कंपनी है, कुछ भी एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, दुकान ही है, उसमें आप लोन लेते हैं. तो लोन में आप देखिएगा ना कि कौन सा बैंक कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे लोन दे रहा है, या जो जो बैंक आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट में लोन देगा वहां जाइएगा कि जो कम से कम में देगा वहां जाइएगा. कहां से लोन लीजिएगा? जो सर इंटरेस्ट ठीक ठाक दे रहा है उसी के पास. ठीक ठाक क्या होता, मैंने कम और ज्यादा पूछा. नहीं सर, मतलब ज्यादा जहां से मिलेगा. ज्यादा इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा बैंक, उससे लोन लीजिएगा, यही ना? हाँ. क्यों भाई, ऐसा क्यों कीजिएगा आप? आपको आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे रहा है, और स्टेट बैंक दे रहा है फॉर एग्जांपल आपको दे रहा है 7.5% में. देन यू वुड प्रेफर टू गो फॉर आईसीआईसीआई बैंक? नो सर, एसबीआई. सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. तो मिनिमम कॉस्ट में आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, कोई 30 रुपए किलो भिंडी दे रहा है और कोई 20 रुपए किलो भिंडी दे रहा है, तो आप 30 रुपए लेना पसंद करेंगे, यही है ना? 20 रुपए वही नहीं है भाई, जो 20 रुपए है वो लेंगे ना कम से कम दाम में. जो सर कम होगा उसी में ही जाएंगे. हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमको जो कैपिटल जो लेना है, कैपिटल जो बिजनेस में लाना है, तो जहां से कम पैसे में, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमको मिलेगा लोन, वहां से हम लेंगे. और उसी तरह से जब हम इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जब हम इशू करेंगे तो हमको डिविडेंड देना होगा हर साल. हर साल कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होगा.
और इसका एक और खतरा है कि आप ज्यादा शेयर इशू कर दिए तो जो लोग हैं ज्यादा बाय कर लिए तो कंट्रोलिंग पावर वो आके बोलेगा कि भाई आपका जो बिजनेस है उसमें आपका जो कंट्रोलिंग है उसमें मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए क्योंकि मैं आपका शेयर होल्डर हूं. एज यू नो दैट शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी while debt holders are not. Are you getting my point? Do you understand what I am Yes, saying? sir. तो इसी में मैंने डिस्कस किया था ये सब फीचर्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था. दिस इज देयर इन द थ्योरी पार्ट दैट मटेरियल यू आर हैविंग. Then optimum capital structure we discussed. Then determinants of capital structure we discussed. This is all there recorded in recorded lecture. Few points were left like point number 11 that is requirements of investors. ये निकालिए आप point number 11 under the heading determinants of capital structure. Point number 11. Have you got? मिला हाँ आपको? सर, देख रहे हैं पॉइंट. देखिए देखिए हाँ सर, मिला. मिला तो इसको पढ़िए तो क्या लिखा है पॉइंट नंबर 11 में. रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स. हम्म. Sir, before going to issue a particular instrument to the public or investors to raise funds, and there is a need to know the investors as individual investors. हम्म. Or sir, पढ़िए. some investors are ready to take risks, who prefer capital gains and control and देखिए कि क्या क्या बोलना चाह रहा है रिक्वायरमेंट. जब आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये जो पढ़ रहे हैं आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर इसके तहत में पॉइंट नंबर 11 में बोलता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स. जिस जो इन्वेस्ट करेगा आपके कंपनी में आपके फर्म में उसका क्या रिक्वायरमेंट है. आ रहा बात समझ में. उसका क्या कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन अ रिस्की वेंचर but there are some investors who prefer to invest in lesser risky or you can say where no risk is involved. For example, I am just making you understand. In your home, your father must have done some fixed deposit. किया होगा ना आपके फादर ने कभी फिक्स डिपॉजिट किया होगा. जो हाँ सर, हाँ. जो पुराने लोग हैं दे स्टिल प्रेफर टू गो फॉर फिक्स डिपॉजिट. They do not believe in any stock trading. They do not believe in investing like say mutual funds because these are risky ventures. But returns are also very good. ठीक है. तो इसीलिए आपका जो इन्वेस्टर है उसका रिक्वायरमेंट को समझना होगा कि किस तरह का इन्वेस्टर है. कुछ लोग होते हैं जो बोल्ड होते हैं. दे प्रेफर टू टेक रिस्क. देयर रिस्क एपेटाइट इज मोर बट देर आर फ्यू पीपल हु प्रेफर who are less risky, I mean less risk taking people, so they prefer to go for lesser risky venture. कुछ जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है. LIC हो गया, GIC हो गया जनरल इंश्योरेंस कंपनी, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, UTI हो गया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया. यहां से भी आप फंड ला सकते हैं करोड़ों करोड़. बट प्रोवाइडेड you have to show them your ability, your firm's ability, your trustworthiness. You have to show these things to them. Then only you would be in a position to attract very big investors, right? तो वही बता रहा है कि कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बोल्ड होते हैं, कुछ होते हैं बोल्ड नहीं होते हैं. तो उस तरह से आपको अपना कैपिटल का स्ट्रक्चर बनाना होगा. नेक्स्ट पॉइंट 12 पॉइंट इज पॉइंट नंबर 12 इज पीरियड ऑफ फाइनेंस. अब मान लीजिए क्या होता है पीरियड ऑफ फाइनेंस. एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म. तो पीरियड ऑफ फाइनेंस आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. A firm can issue redeemable debentures. You know debentures? Have you heard about debentures? प्रियोतोष, हाँ सर. डिवेंचर सुना है आपने पहले कभी? डिवेंचर नहीं सर. BBA किया है आपने, नहीं सुना है. शेयर सुना है कि नहीं? हाँ सर, सुने.
उसी तरह डिवेंचर भी होता है। कंपनी जब कैपिटल रेज करती है तो कहाँ कहाँ से हाँ ला सकती है? शेयर के थ्रू ला सकती है कैपिटल, डिवेंचर के थ्रू ला सकती है कैपिटल, लोन के थ्रू ला सकती है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू ला सकती है। तो डिवेंचर क्या होता है? बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है आप में और जिसने आपको पैसा दिया है, उसको आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करते रहेंगे, ठीक है। तो क्या है, पीरियड ऑफ फाइनेंस ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। अ फर्म कैन इशू redeemable debentures or preference shares when the finance is required for a limited period। मान लीजिए शॉर्ट पीरियड के लिए अगर है तो डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट पीरियड मतलब हो गया लिमिटेड पीरियड, और शॉर्ट पीरियड मतलब हो गया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 इयर्स। लेकिन लॉन्गर पीरियड के लिए अगर जाना है आपको, लॉन्ग समय के लिए जाना है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो इक्विटी शेयर इज द बेस्ट मोड इन विच यू कैन रेज फंड। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। समझ गए? शॉर्टर पीरियड के लिए डिवेंचर हो गया, और हाँ क्या हो गया? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसको रिडीम किया जा सके। लेकिन जब आप लॉन्ग पीरियड के लिए जाएंगे तो उस केस में इक्विटी शेयर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, पर्पस ऑफ फाइनेंस। Debt source of finance is suitable when a firm is planning to invest in productive avenues. So there are two avenues are there, productive and unproductive। अभी मैं आपको बताता हूं, आप अपना दो काम बताइए जो प्रोडक्टिव करते हैं और दो अनप्रोडक्टिव काम करते हैं। बताइए तो क्या सब हो सकता है? बोलिए। आप जब कुछ पढ़ाई करते हैं दैट इज प्रोडक्टिव वर्क। हाँ। आप जब सोते हैं व्हाट इज दैट? दैट इज अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव वर्क। उसमें कुछ ऐसा होता है, आप सो जाते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, आपको बॉडी को आराम मिलता है। लेकिन जब अच्छा, आप बस पढ़ाई करते हैं नॉर्मल हो जाते हैं ऐसे ही। नॉर्मल हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। हाँ लेकिन कंपनी के केस में क्या है कि कुछ ऐसा काम होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है। मान लीजिए एक नया बिल्डिंग खरीदना है ऑफिस के लिए, दैट इज अनप्रोडक्टिव वर्क। आप बिल्डिंग खरीद लिए, एक 5 स्टोरी बिल्डिंग खरीद लिए, तो उससे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा। प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगा? जब एम्प्लॉय काम करेगा, जब मशीन काम करेगा। सो certain things are which are productive, which are and certain things are which are unproductive। सो डेट फाइनेंस जब आप लेते हैं तो सूटेबल व्हेन अ फर्म इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एवेन्यूज पर्पस। जब आप किसी से डेट लेते हैं, डेट मतलब लोन लेते हैं या कर्ज में उठाते हैं पैसा, लाइबिलिटी में उठाते हैं, तो वो जो आप प्रोडक्टिव काम करते हैं उसके लिए ये इसका पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट ऑन मशीनरी, ये हो जाएगा आपको प्रोडक्टिव। Whereas, if the firm is planning to raise funds for non-productive purpose, it can raise fund from equity। जब नॉन प्रोडक्टिव के लिए आपको फंड रेज करना है तो उस टाइम पे आपको इक्विटी शेयर से करना चाहिए। जैसे मान लीजिए नॉन प्रोडक्टिव क्या हो गया? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और जनरल डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ बिजनेस का इनकम से आप जो है कुछ दान कर दे रहे हैं गरीब बच्चों में, मेडिकल आप दे रहे हैं कुछ बेनिफिट, तो उससे क्या हो रहा है? कंपनी में तो कुछ लाभ नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा। तो ये हो गया अनप्रोडक्टिव वर्क हो गया। लेकिन अगर आप मशीनरी खरीदते हैं तो नया मशीनरी खरीदते हैं, हाईटेक मशीनरी, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा कंपनी का, तो दैट इज प्रोडक्टिव होगा। तो पर्पस ऑफ फाइनेंस भी आपको डिटरमाइन करना होगा। नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट्स। देयर आर सम गाइडलाइंस ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर इशू करने के पहले आपको सेबी का गाइडलाइंस जानना पड़ता है। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। That is the regulatory body for all these stuffs like share, debenture and company affairs। So उसका guidelines आपको follow करना होगा, ठीक है, and that are very important for the construction of the capitalist। For example, the controller of capital market or capital issue is now SEBI, SEBI, SEBI। तो SEBI आपको ग्रांट करेगा तभी आप कर पाएंगे। और जो उसका उसका जो रेशियो होना चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1। यही मैं कल बता रहा था, 2:1। मतलब मान लीजिए 30,000 आपका सैलरी है मंथली,
और आपका ईएमआई है 35,000, तो आपको क्या वो सही है स्ट्रक्चर? यू आर वर्किंग समवेयर, प्रत्युष? यस सर। आर यू वर्किंग समवेयर? हाँ सर, मतलब पापा के साथ कोर्ट में काम करते हैं। योर फादर इज एन एडवोकेट? यस सर। Okay, and you are also assisting him. हम्म। So I am just asking you, let's say you are working in some organization, in यस bank सर। or anywhere, in mall, anywhere you are working, and your monthly salary is rupees 30,000, यस सर। and you have taken a loan, let's say car loan or housing loan, and your monthly EMI is let's say 35,000. Then do you think it is a good decision? नो सर, Why? क्योंकि सर मेरा सैलरी 30,000 है और ईएमआई 35 का, तो पैसा तो सर ज्यादा ही हुआ और मेरा इनकम तो उतना नहीं है, इसीलिए। नहीं है ना, तो ये भी आपको देखना होगा कि जितना आमदनी है उससे हाँ। कम का ही लोन आप लीजिए, ठीक है ना? यस सर। हाँ। हाँ, तो वही दिया है। फिर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, दैट इज लेवरेज। सो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड लेवरेज? हैव यू हर्ड लेवरेज? इंग्लिश में सुना है कभी आपने? लेवरेज पढ़िए क्या है? यू यस रीड, सर। रीड। सर, as आफ्टर, we have यस यस seen यस। in the above decision, that a firm can raise its required finance either equity or debt or both the sources. While constructing capital structure, a firm can use fixed cost bearing securities for maximization of shareholder wealth. Leverage, as has been defined as the action of a lever and mathematical advantage advantage gained by it. In other words, leverage allows accomplishing certain things that are otherwise not possible. The concept is valid in business also. From the financial management point of view, View. the term leverage is commonly used to describe the firm's ability Hmm. to use fixed costs or sources of funds to magnify the returns to its owners. This is the definition that you need to memorize. So, Yes. what is the definition? From the financial management point of view, the term leverage is commonly used to describe the firm's ability to use fixed cost assets or sources of funds to magnify the returns to its owners. मतलब कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस में क्या होता है कि कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होता है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होता है, कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है? अगर मान लीजिए आपका कारखाना है, कारखाना में जितना आप बल्ब लगाए हुए हैं रोशनी के लिए, लाइट के लिए बल्ब चाहिए ना जी, सर तो चाहिए। तो चाहिए। मान लीजिए हाँ। आपका कुछ कोई चीज का कारखाना है, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स का है। हाँ। अब स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको मशीन चाहिए, आपको मजदूर चाहिए, टेक्निकल आदमी चाहिए, उसमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो आप उसमें कारखाना में 1,000 यूनिट बनाए, 1,000 स्पेयर नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स बनाए या 500 बनाए, वहां जो बिजली का जो बत्ती चल रहा है, जो जल रहा है लाइट, आप अगर 500 यूनिट बनाएंगे तो भी उतना ही लाइट जलेगा, 1,000 भी बनाएंगे तो भी उतना ही जलेगा। आ रहा है समझ में आपको? हाँ सर, आ रहा है। क्योंकि एक लाइट से या 4 लाइट से जितना जरूरत है उतना लाइट तो जलाना ही होगा और वो जलते रहेगा। तो दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है? अब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि मान लीजिए 500 यूनिट्स बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए, आपको 1000 यूनिट्स बनाने के लिए भी क्या उतना ही चाहिए रॉ मटेरियल या उससे ज्यादा चाहिए? उसे ज्यादा चाहिए सर।
तो जो ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। यस। हो सकता है उतना मजदूर को मुझे वो ओवर टाइम पे करना पड़े, ज्यादा मजदूर चाहिए, ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए, तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है जी, कि कुछ हद तक वो फिक्स रहता है, लेकिन फिर उसके बाद वो बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका मशीन का कैपेसिटी है एक दिन में या एक घंटे में, एक कैपेसिटी फिक्सर का उसका है, आपके पास बटन है जो आपने फिक्स कर दिया कि एक घंटे में मान लीजिए 200 यूनिट वो निकाल देगा स्पेयर पार्ट्स। लेकिन अगर आप उसको 4 घंटे चलाइएगा, ठीक है, तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, तो 2 घंटे तक जितना उसको बिजली चाहिए उतना ही लेगा, लेकिन उसके बाद अगर चलाइएगा तो ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्शन। ज्यादा प्रोडक्शन कीजिएगा तो कुछ उससे वेरी कर जाता है। आ रहा है समझ में आपको? हाँ सर, आ रहा है। जैसे आप एक और एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि मान लीजिए आप बिग बाजार में गए, किसी मॉल में गए, आप शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें है ना कि 1,000 तक खरीदने से आपको जो है सो ये गिफ्ट मिलेगा। एक 1,001 रुपए का अगर आप कुछ खरीद लेते हैं तो हाँ। आपको फिर दूसरा गिफ्ट मिलेगा, उससे ज्यादा ऊपर का गिफ्ट मिलेगा। लेकिन 1,000 तक खरीदते हैं तो आपको अलग गिफ्ट मिलेगा। तो 1,000 में चाहे आप 999 का खरीदें, चाहे आप जो है 998 रुपए का खरीदें, तो वो गिफ्ट फिक्स है। लेकिन अगर आप उसमें आगे जाते हैं, 1,001 हो जाता है, तो जो पहला गिफ्ट है वो तो मिलेगा ही आपको 1,000 तक का, उसके ऊपर का जो है वो भी मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट वर्क्स। ठीक है, तो क्या बताया था हमने? From the financial management point of view, the term leverage is commonly used to describe the firm's ability to use fixed cost assets or sources of funds to magnify the returns of its owners. According to James Home, James Home ने बताया है, leverage is the employment of an asset or sources of funds for which the firm has to pay a fixed cost or fixed return. अब देखिए टाइप्स ऑफ लेवरेज, दो तरह का लेवरेज होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेवरेज, वन इज ऑपरेटिंग लेवरेज, अनदर इज फाइनेंशियल लेवरेज। और ये दोनों लेवरेज जो है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग लेवरेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू and from understanding point of views also. So you should memorize the definition. A question might come in exam like differentiate between operating leverage and financial leverage. आ रहा है समझ में आपको? हाँ सर। तो पढ़िए ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है। Operating leverage is present anytime a firm has operating cost regardless of the level of production. These fixed costs do not vary with sales. Leverage may be defined as the firm's availability to use operating costs to magnify the effects of change in sales on these earnings before interest and taxes. Operating leverage results from the present fixed operating expenses with आप एक लाइन क्यों छोड़ दे रहे हैं बीच में से? बीच में से ऑपरेटिंग लेवरेज इज oh sorry sir is एसोसिएटेड विद। associated with investment activities. Hence, operating leverage results from the present fixed operating expenses within firm's income stream. Uh, the operating costs are categorized into three. One fixed cost which do not vary with the level of production. They must be paid regardless of the amount of revenue available. देखिए Example. ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, सुनिए। ऑपरेटिंग लेवरेज is present in any time a firm has operating costs. ऑपरेटिंग कॉस्ट फर्म को चलाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ, चाहे प्रोडक्शन, वही मैंने बताया, अगर आपने रूम लिया है किराए पे, मान लीजिए आप
आपका अपना रूम है या क्या किराए पे लिए हैं, आप भाड़े में रहते हैं? नहीं सर, यू ये हैव, हमारा ही घर है। आपका ही घर है? हाँ इफ सर। आई हैव कम टू योर होम, हाँ। okay, I have taken I have taken rent room of your room, यस। okay, and हाँ। let's say the room rent is 5,000. यस। So in your in my room, in my rented room, if I stay alone or I stay along with 10 persons, ठीक है, तब भी मेरा भाड़ा, चाहे मैं रहूं अकेले तब भी आप 5,000 लोगे, और मैं 10 लोग आके रह जाता हूं तब भी आप 5,000 लोगे। तो यस ये सर। फिक्स्ड आ गया समझ में, ये तो यही हाँ। फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। तो इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। तो उसी तरह से प्रोडक्शन जब होता है कंपनी में, तो प्रोडक्शन होने के लिए कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होता है कि चाहे आप 1 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, चाहे आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करो, तो कुछ कॉस्ट ऐसा होता है जो कि लगना ही लगना है और उतना ही लगेगा। द फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट वैरी विद सेल्स। सेल्स कितना भी हो, फिक्स्ड कॉस्ट वैरी नहीं होता है। दे मस्ट बी पेड रिगार्डलेस द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अवेलेबल। आपका सेल्स कितना भी हो, लेकिन वो आपको पे करना ही करना है। अभी जैसे मैं बताता हूं, गाड़ी का इंश्योरेंस, ठीक है, गाड़ी यस आप सर। कितना भी चलाओ, हाँ। गाड़ी कितना भी चलाओगे आप, या आपका मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस भी है, हाँ। प्रीमियम, आपका हाँ। प्रीमियम क्या है, घटता बढ़ता नहीं, जो एक बार फिक्स हो गया वही फिक्स है। गाड़ी का यस। इंश्योरेंस, मशीनरी का इंश्योरेंस, मशीनरी का भी होता है, प्लांट का इंश्योरेंस होता है। तो ये सब इंश्योरेंस का जो अमाउंट है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। यस। आप घर में भी आप कमाओ नहीं कमाओ, बच्चे का ट्यूशन फीस देना ही होगा, आप खाओ नहीं खाओ ट्यूशन फीस देना ही होगा, देना होता है कि नहीं? हाँ सर, देना होता है। So that is your fixed cost. Understood? So whether you, I mean, your production is 1 unit or 10 unit, that insurance premium has to be paid by you. Insurance premium of the plant and machinery. ठीक है? That is fixed cost. That is what they are saying. तो भले आपका सेल्स कितना भी, hence operating leverage may be defined as the firm's ability to use operating costs to magnify the effects of changes in sales on its earnings before interest and taxes. earnings before interest and taxes, earning मतलब समझ लीजिए प्रॉफिट। कब का प्रॉफिट? बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब जो आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट को हटाए बिना, एंड टैक्सेज जो गवर्नमेंट को टैक्सेज देंगे वो हटाए बिना जो आपका इनकम है, दैट इनकम, दैट अर्निंग्स। ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट विद इन ब्रैकेट एसेट एक्विजिशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? एसेट एक्विजिशन, आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी लिया, न्यू बिल्डिंग लिया, न्यू लैंड लिया, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्टिविटीज। हेंस ऑपरेटिंग लेवरेज रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रेजेंट फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो कहां से आता है? प्रेजेंट फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है विद firm's income stream. The operating costs are categorized into three. Number one is fixed cost, which do not vary with the level of production. मैंने बताया कि कुछ कॉस्ट ऐसा होता है जो कि फिक्स्ड ही रहता है, और प्रोडक्शन का लेवल ऊपर नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। दे मस्ट बी पेड रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। आप जो है प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, और क्या है जी, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही करना है हर एक साल, चले भले आप मशीनरी को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आ रहा है समझ में हाँ सर। आपको? हाँ सर, आ रहा है। वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, 100 यूनिट्स और 1000 यूनिट्स, इट इज इमेटेरियल, you have to charge depreciation. ठीक है। whether is your building is rented or not rented, it is empty, even if your building is empty you have to charge depreciation, you have to show depreciation, ठीक है, as an expense. So these are the fixed cost. Second क्या है जी? variable costs. variable costs varies डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब मैंने बताया कि अगर आप मान लीजिए 1000 यूनिट प्रोड्यूस कीजिएगा तो ज्यादा ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, 500 कीजिएगा तो कम लगेगा, 900 कीजिएगा तो 500 से ज्यादा लगेगा रॉ मटेरियल।
So this varies according to the production level of production. आया समझ में आपको? हाँ सर। क्या समझ में आया बताइए तो दोनों बात मैंने जो बात बोला अभी। ऐसे जैसे कि मतलब प्लांट हो, मशीनरी हो और बिल्डिंग के हम अगर रहे या नहीं रहे, उसका जो मतलब टैक्स है वो हमको देना ही पड़ेगा। और टैक्स नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज होना ही होगा, उस पर हाँ, करना ही चार्ज होगा। वो सर देना ही होगा, अगर मशीन चले या ना चले, वो फिक्स्ड चले है। या नहीं चले एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आप कम यूनिट कीजिएगा तो कम रॉ मटेरियल लगेगा। 4 आदमी खाना खाएगा तो उसके हिसाब से कम रोटी बनेगा। मान लीजिए 10 आदमी खाएगा तो रोटी उतना रोटी में हो जाएगा कि ज्यादा बनाना नहीं सर, होगा? नहीं सर, ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो ज्यादा बनाना होगा, तो ये आदमी बढ़ गया तो रोटी का भी संख्या बढ़ाना होगा। तो वैसे ही प्रोडक्शन में ज्यादा अगर बनाना है, ज्यादा मैन्युफैक्चर करना है, प्रोड्यूस करना है, तो हमको ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। आया समझ में? फॉर हाँ एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये सब हो गया आपको वेरिएबल कॉस्ट में। थर्ड है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट? विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। कुछ हद तक वो फिक्स रहेगा और कुछ हद तक वो वेरी करेगा। ठीक है, अब द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में बी डिफाइंड एज द चेंजेज इन द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। अब ऑपरेटिंग इनकम क्या है जी? ऑपरेटिंग, देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया ये। अब ऑपरेटिंग लेवरेज का एक डेफिनेशन दिया है, चेंज इन द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम को लिखा है EBIT। ई मतलब अर्निंग, बी मतलब बिफोर, आई मतलब इंटरेस्ट, टी मतलब टैक्स। आया समझ में? नहीं नहीं आया समझ में तो लिख लीजिए फुल फॉर्म ऑफ EBIT लिखिए तो। हाँ सर। Write down the full form of EBIT. E stands for earning, B stands for before। लिख रहे हैं? आर यू राइटिंग प्रोतोस? हेलो? हाँ सर, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। फुल फॉर्म ऑफ EBIT राइट डाउन। हाँ, फुल फ्रॉम। Full form of EBIT. E stands for earning, B stands for before, बिफोर I stands for interest, इंटरेस्ट and T stands for tax. टैक्स। So earning before interest and tax. For the changes in percentage of sales revenue, the degree of operating leverage at any level of output is arrived at by dividing the percentage change in EBIT with परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। लिखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ DEGREE, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लिख लिए? हेलो? हाँ सर, लिख रहे हैं। लिखिए, थोड़ा जल्दी लिखिए। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज change in EBIT divided by percentage change in sales। और लिखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को ऐसे भी बोलते हैं DOL। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस को DL बोलते हैं ना, हाँ सर। वैसे ही डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को बोलते हैं DOL, कैपिटल D कैपिटल O कैपिटल L, इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT, इक्वल्स टू DOL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो बताऊंगा मैं। सो ऑपरेटिंग लेवरेज में भी फेवरेबल और अनफेवरेबल, और ये जो लेवरेज है फेवरेबल हो सकता है या अनफेवरेबल।
High degree of operating leverage indicates high degree of risk. ज्यादा अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है तो ज्यादा रिस्की है आपका वेंचर. It is good when revenues are rising and bad when they are falling. ये अच्छा होता है जब आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है. रेवेन्यू मतलब क्या होता है? Piyutosh, tell me, what do you mean by revenue? बोलिए. If you don't know, then tell me. I don't know, sir. नहीं सर, रेवेन्यू मतलब वो जो होता है हम मनी जनरेट और नॉर्मल बिजनेस. Money generate. Revenue means you simply understand sales. आया समझ में? हाँ सर. सेल्स समझ लीजिए. तो ऑपरेटिंग लेवरेज में भी फेवरेबल, और ज्यादा मैंने बताया कि हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इंडिकेट्स हाई डिग्री ऑफ रिस्क. इट इज गुड when revenues are rising and bad when they are falling. Now, operating risk is the risk of the firm not being able to cover its fixed operating cost. अब देखिए रिस्क क्या है, ऑपरेटिंग रिस्क क्या है? वो ऐसा रिस्क है कि when your firm is not able to cover the fixed cost, कम से कम फिक्स्ड कॉस्ट आपको निकालना है. घर में मान लीजिए आप कमाते हैं तो जो घर का खर्चा है वो फिक्स्ड कॉस्ट है. गैस का बिल फिक्स्ड कॉस्ट है कि नहीं, बताइए. हाँ सर, वो एवरी फिक्स्ड है. फिक्स्ड है. इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ऑल्सो फिक्स्ड टू सम एक्सटेंट. मोर इलेक्ट्रिसिटी यू कंज्यूम, more bill you have to pay, but Yes. to certain extent it is fixed. Now it is very hot, so it will be consumed more. आपका राशन पानी का खर्चा फिक्स्ड है कि नहीं? हाँ. हाँ सर, है, फिक्स्ड है. बच्चे का स्कूल का एजुकेशन फिक्स्ड है. हाँ. आपका घर का किराया फिक्स्ड है. इफ यू आर इन स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस तो फिक्स्ड है. सो दीज and you are not earning. Are you getting my point? Your children's education is fixed. Education Yes sir. expenses is fixed. Your gas bill is fixed. Your electricity bill is fixed. Your राशन पानी खर्चा is fixed. So everything is fixed. ठीक है? And you are not able to earn even that much money. It means what? You are at danger level. You are at risk. So these fixed costs must be covered. Are you getting my point? नहीं आया बात समझ में? मेरा बात आया कि नहीं आपको समझ में? हाँ सर, समझ में आया. क्या समझ में आया बताइए, मुझे समझाइए. सर, जो आपने बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल, खर्चा पानी, रूम जहाँ में रहते हैं उसका रेंट, और आपका रेशन, और ईच एंड एवरीथिंग जो कॉस्ट हम लोग का लगता है वो सर फिक्स्ड है. फिक्स्ड है सब. हर महीना आप कुछ करें या ना करें इतना तो लगेगा ना जी हर महीना. लगेगा ही सर. हाँ, वही तो लगेगा. ये फिक्स्ड हो गया. अब हाँ. इसके बियॉन्ड अगर आप सोच रहे हैं, कार लेने का सोच रहे हैं, तो कार लेने का सोच रहा है तो फिर ज्यादा कमाई करना होगा आपको. आप एक सोच रहे हैं अच्छा सा एक जो है 5 स्टार होटल में जाकर रहे तो उसके लिए ज्यादा कमाई करना होगा. लेकिन ये फिक्स्ड कॉस्ट तो कवर होना चाहिए. तो वही बता रहा है यहाँ पर मैं कि इफ योर बिजनेस इज नॉट एबल टू cover its fixed expenses, fixed operating expenses, then it is at danger level, at risk. ठीक है? The larger the magnitude, the larger is the volume of sales required to cover all fixed costs. The larger is the magnitude, the larger. जितना larger रहेगा fixed operating costs, उतना ज्यादा आपका सेल्स भी होना चाहिए. सेल्स होगा ज्यादा तभी ना वहां से रेवेन्यू आएगा, वहीं हाँ से ना सर. पैसा आएगा. हाँ. तब ना आपका घर का सारा कुछ उससे ज्यादा अच्छा रहेगा. बिफोर सॉल्विंग द, अच्छा ये एक फॉर्मूला है, इसको आप नोट कीजिए. तो जो टेबल दिया है ये कंट्रीब्यूशन निकालने का है, देख लीजिए. अब नीचे में दिया है आपको टेबल. अभी जो हमने पढ़ा है ऑपरेटिंग लेवरेज, उसके नीचे में एक है दिया हुआ है. हाँ सर, एक टेबल है. हाँ, टेबल को लिखिए तो कॉपी में आप, मैं समझाते जाता हूं. सबसे पहला क्या है देखिए, इसमें लिखा हुआ है सेल्स रेवेन्यू. सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा? मान लीजिए 5 पेन आपने, आपका कंपनी जो है, या मान लीजिए मार्केट में आप पेन बेचते हैं, आपने 5 पेन बेचा है.
₹3 करके एक दिन में, तो कितना हुआ? ₹15 हुआ। सुन रहे हैं क्या? हाँ सर, सुन रहे हैं। ये ₹15 आपका क्या हो गया जी? रेवेन्यू हो गया। हाँ So, unit sold multiplied by selling price per unit, that becomes your what? Sales revenue. Now you have to deduct variable cost from there. Variable cost will be there in the question. So you have to deduct from the sales revenue. The variable cost has to be deducted. Whatever remaining is there, ठीक है? तो वेरिएबल कॉस्ट को कैसे आप डिडक्ट कीजिएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा लगा और उसको जितना यूनिट का निकालना है उतना यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेल्स रेवेन्यू से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो वो जो बचता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। ये याद करना होगा आपको, ये इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बनाने के लिए। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। अब whatever contribution is there, from there, now earlier in our formula also, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी। अभी मैंने लिखवाया ना आपको, तो हाँ सर। जस्ट नाउ यू हैव रिटन हाँ हाँ द सर। द व्हाट यू हैव रिटन, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। लिखा है ना आपने? EBIT, हाँ। तो वही है। तो कंट्रीब्यूशन कहां से आया? कंट्रीब्यूशन कैसे आया? तो कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से फिर आप फिक्स्ड कॉस्ट हटा देंगे, माइनस कर देंगे। कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दिए तो क्या बचा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। आपका जो भी अर्निंग है वो टैक्स पेमेंट करने के पहले का और इंटरेस्ट जो आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पे करने के पहले का प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड ईबीआईटी। अब उसमें से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे आप? इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट माइनस कर दिए तो क्या आ गया आपके पास में? अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का जो अर्निंग है वो आ गया। अब ईबीटी आ गया, उसको ईबीटी बोलते हैं। ई फॉर अर्निंग, बी फॉर बिफोर, टी फॉर टैक्स। ठीक है, फिर उसमें से माइनस कीजिए, आप टैक्स को माइनस कीजिए। तो अब जो बचा हुआ आ गया है अर्निंग, वो हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया। इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आपको जो शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसको डिविडेंड पे करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसको डिविडेंड पे कर दीजिए। अब डिविडेंड पेमेंट करने के बाद जो बचता है फिगर, दैट इज योर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तब आप बोलिएगा कि मेरा प्रॉफिट इतना हुआ। आप अगर बिजनेसमैन है, अब आप बोलिएगा लास्ट में जो फिगर आया, दैट इज योर प्रॉफिट, दैट इज अवेलेबल टू यू। आ रहा है समझ में? हाँ सर, आ रहा है। नहीं आ रहा है तो पूछिए। हाँ अभी तक जो मैंने बताया है उसमें से क्या डाउट है? प्लीज आस्क मी सम डाउट। सर। Because if you don't have any doubt, then I have doubt that you have to clear. नहीं सर, डाउट तो कुछ भी नहीं है, सब क्लियर। सब क्लियर है? हाँ क्लियर सर। है ना? हाँ So what is contribution? Tell me. सर, कंट्रीब्यूशन। सर, कंट्रीब्यूशन इज cost accounting, and sir, calculation is a contribution. So this is what you have understood. I have asked you, do you have any problem or any doubt? You said no, and I have just discussed 2-3 minutes before, and you are saying something else. I have told you na कि sales minus variable cost is your contribution. Oh, sir. So you are saying cost accounting. What is cost accounting? What is cost accounting?
cost accounting, chartered accounting, and company secretaryship. Cost accounting is a subject, you know. Okay, sir. Hmm. That is there in BCom level. In MBA also, we had in MBA, we had in graduation level. ठीक है. So Yes, sir. I've asked you what is contribution. You said now contribution is sales minus variable cost. Sales minus अच्छा, variable cost. अच्छा. What is the please tell me the full form of EBIT. Sir, EBIT is equity earning before interest and taxes. You are saying equity. What is equity? Equity is not there. E stands for earning. हाँ सर. आपने equity बोला. सर इक्विटी मैंने सुना EBIT. सॉरी सर. अच्छा. So how many types of leverage are there, and what are they? Tell me. Sir, leverage. Sir, two types. Yes. What are they? Sir, operating leverage and financial leverage. तो ट्यूस पढ़ना होगा आपको. ठीक है, पढ़िए, मेहनत कीजिए थोड़ा. अब Sir, क्या प्रैक्टिस करते हैं लॉ में? मतलब यू हैव डन योर LLB. नहीं सर, मैं मतलब सर पापा एडवोकेट है और पापा के साथ ही कोर्ट में काम करते हैं सर. मतलब मैंने ओके. LLB नहीं किया. ओके. व्हिच मैटर्स ही लुक्स आफ्टर? सर जैसे कि आपका कोई मतलब कोर्ट में प्रेजेंट करना है, वही कुछ इंग्लिश में लिखना और वगैरह वगैरह, वो जो फाइल लेने का देने का काम है वही सब. Okay, understood. Now can you read the example 1, illustration 1? Read out aloud. Illustration 1 you read out. XYZ Limited. सर पढ़िए जोर से. हम्म. सर कौन सा वाला मतलब ये जो अभी आपने ये टेबल देखा ना, टेबल के बाद जो है इलस्ट्रेशन है. इलस्ट्रेशन नंबर 1 रीड आउट. हाँ सर, XYZ Limited. हाँ Yes. सर, मिला मिला. XYZ लिमिटेड produced and sold 1 lakh units of a product at the rate of rupees 100. For production of 1 lakh units, it has spent a variable cost of rupees 6 lakhs at the rate rupees 6 per unit and a fixed cost in rupees 2,50,000. The firm has paid interest rupees 50,000 at the rate of 5 per percent rupees 1 lakh debit. Calculate operating leverage. तो कैसे कैसे कैलकुलेट किया है बताइए. ये आपका, इसको बताइए, मैं समझा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 is your homework, 3 is also homework. ठीक है. But see what question says. XYZ Limited produced and sold 1 lakh. 1 लाख प्रोड्यूस किया और सेल्स भी किया यूनिट. ठीक है. ऑफ Yes. ए प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ रुपीज 100. 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा. हाँ. तो इसका जो रेवेन्यू है कितना हो गया? 10 लाख हो गया. फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट्स इट हैज स्पेंट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रुपीज 6 लाख. वेरिएबल कॉस्ट दिया है अपने को 6 लाख. 1 लाख यूनिट बनाने में 6 लाख का वेरिएबल कॉस्ट लगा. ठीक है. कैसे लगा 6 लाख का? 1 लाख को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 रुपये करके पर यूनिट. और फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगा जी? 2.5 लाख का लगा. ठीक है. Yes. द फर्म हैज पेड इंटरेस्ट 50,000 एट द रेट ऑफ 5% एंड 1 लाख डेट. 1 लाख का डेट है 5% के हिसाब से. ठीक है. इंटरेस्ट लग गया उसको. कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज. तो मैंने बताया था ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या है. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT. EBIT. तो देख लीजिए पहले आप. सेल्स रेवेन्यू कितना है? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 10 लाख.
1 लाख यूनिट्स को प्रोड्यूस किया और सेल्स भी किया 1 लाख यूनिट को 100 रुपए करके 1 लाख हो गया। वेरिएबल कॉस्ट अपने को दिया है 1 लाख यूनिट को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 रुपए करके वेरिएबल कॉस्ट है तो 6 लाख हो गया। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन होता है, ये मैंने पूछा था आपको, ये मैंने बताया भी है आपको। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना निकल गया जी? 10 लाख में से 6 लाख माइनस हो गया, 4 लाख हो गया। अब उस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है अपना? 2.5 लाख है, तो 1,50,000 आ गया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, द फर्म हैज पेड इंटरेस्ट, 50,000 का इंटरेस्ट दे दिया है तो 1 लाख बच जाएगा अपने को अर्निंग। इसका आप नाउ राइट डाउन, आप एक क्वेश्चन लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो बनाया हुआ है इलस्ट्रेशन 1 है ना, इसमें लिखिए आप जो बनाया है उसके अलावा लिखिए तो। यस सर। दिस इज फ्रॉम माय एंड। In this question, in illustration 1, you need to calculate earning after tax. है समझ में? Yes sir, earning after tax. Earning after tax you need to calculate. This is my question in addition to the question that is there in the book. So this is my question. You have to calculate earning after tax and you have to calculate the degree of operating leverage also, and you have to explain in the next class it to me. You need to explain it to me, and the homework is illustration 1, illustration 2 and 3. ठीक है? Yes sir. And be on time in my class. From the next class, be on time. 4 o'clock means 4 o'clock. ठीक है? Yes sir. 4 बजे